तो हम बॉन्ड अमोर्टाइजेशन की वैल्यू को यहाँ पर देख रहे थे। अब यहाँ पे जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से निकालना होगा, हमें हमारे पास दिया हुआ था कि 5000 का एक बॉन्ड हमने इशू किया जिसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अमोर्टाइज किया जाएगा। अब अमोर्टाइज किया जाने का मतलब हो गया कि रीपे किया जाएगा। अब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि 1000 पर ईयर। अब इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 8%। अब इसे अगर कोई 6% वाला खरीदना चाहिए, यानी जिसकी एक्सपेक्टेड कितनी है 6% है, तब वो इसे कितने रुपए में खरीद पाएगा, यानी कि कितने रुपए उसे लगाने चाहिए ताकि उसे 6% का रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे जब हम इसको निकालेंगे तो हर साल उसे कितना मिल रहा है, 1000 1000 1000 और 1000 एंड 1000, ये 5 साल उसे 1000 रुपीज़ मिल रहे हैं। इसके अलावा उसे यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, उसे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो पहले साल मिलेगा 5000 का 8%, जो कि निकल के आएगा 400। लेकिन अगले साल क्योंकि 1000 रुपये पे कर दिए जाएंगे एट द एंड ऑफ ईयर, तो अगले साल केवल इंटरेस्ट लगेगा 4000 पे मल्टीप्लाई बाय 8%, विच इज 320। और हर साल अगर आप देखोगे तो 1000 का 8% 80 रुपीज़ कम होते जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर 240 एंड उसके नेक्स्ट ईयर यानी फोर्थ ईयर में 160 और उसके नेक्स्ट ईयर में हमारे पास रहेगा 80। अब इस तरीके से उसे टोटल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, टोटल पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को पहले ईयर 1400 1320 1240 1160 एंड 1080। अब हमें ये अगर हम इसको 8% से डिस्काउंट करें तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम इसे 8% पे डिस्काउंट करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 5000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8% से ही हमने इसको जो है निकाला था। लेकिन 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 अगर हम इसे 6% से निकालते हैं तब हमारी वैल्यू जो है वो डिफरेंस निकल के आएगी, और वही वैल्यू हमें इस क्वेश्चन ने पूछी है। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर पे। तो आप जाएंगे यहाँ पे ये गया हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पे। यहाँ पे ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू टेबल है, 1 मिनट में इसे जूम कर देता हूँ। तो प्रेजेंट वैल्यू का जो आपको वैल्यू दी हुई रहेगी, आपको वैल्यू निकालनी है 6% पे, ये रही, सॉरी ये फ्यूचर वैल्यू टेबल है। ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल हो गई। अब आपको करना क्या है, हर साल आपको जो 6% की वैल्यू दी हुई है उससे मल्टीप्लाई करना है। यानी फर्स्ट ईयर आपको 0.9434 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट ईयर 0.8900 से, उसके बाद इससे, और इस तरीके से आपको इनसे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। और जो वैल्यू आएगी उसको आपको ऐड करना है। जैसे 0.9434 तो आपको जाना है वहाँ पे एंड यहाँ पे एंड यहाँ पे 0.9434। अब 1400 को इससे आपको मल्टीप्लाई करना है और जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो है 1320.75। इस तरीके से आपको बाकी के चारों की वैल्यू निकालनी है और टोटल कर देना है। ये वैल्यू जो निकल के आएगी, आप मुझे बताइए 5000 से ज़्यादा निकल के आएगी या 5000 से कम निकल के आएगी। तो आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि जब रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिल रहा है और आपकी एक्सपेक्टेशन कम है तो ऑफकोर्स ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा निकल के आएगी। ठीक है, ज़्यादा निकल करके आएगी, 5000 से ज़्यादा निकल करके यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। तो अब आपको बस यहाँ पे इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है और ये आपकी वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं जो कि इक्विटी शेयर्स के ऊपर है। और इक्विटी शेयर में हमने दो अप्रोच देखे, तीन अप्रोच हमने देख लिए थे। एक था हमारा डिविडेंड अप्रोच, दूसरा था अर्निंग अप्रोच और थर्ड नंबर पे था CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये तीन मॉडल हमने देखे थे, तीन अप्रोचेज हमने देखी थी जहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते थे। बट यहाँ पे एक फोर्थ नंबर की अप्रोच है जो कि वापस से रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच जिसे हम बोलते हैं, या ये मैं ये कहूँ कि आपको एक अमाउंट दे दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इक्विटी शेयर होल्डर से हम पहले 5000 रुपये लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उनको कुछ पेमेंट करते हैं और लास्ट में जाकर के वन शॉट में थोड़ा बहुत ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है। तो यहाँ पर भी सेम IRR मेथड लगाया जाएगा और IRR मेथड के थ्रू इसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको आगे खुद से करने के लिए दूंगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसकी भूमिका बता देता हूँ आपको किस तरीके से ये करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है कि मिस्टर मेरा हैड परचेज ए शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर 1000। ही रिसीव्ड डिविडेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years at a rate of 10%. At the end of 5th year he sold the share of अल्फा लिमिटेड for rupees 1128 यानी 1128. You are required to compute the cost of equity as per realized yield approach. तो यहाँ पे आपको वापस से मैंने जैसे बताया आपको कि इस तरीके से निकाला है। अब यहाँ पे हुआ क्या, तो यहाँ पे समझिए कि 1000 पहले कंपनी ने लिए, उसके बाद 10% 5 साल तक डिविडेंड दिया, यानी कि 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये
और 100 रुपये डिविडेंड दिए, और लास्ट ईयर डिविडेंड के साथ साथ उनको वापस से पेमेंट किया 1128 का। तो अगर आप देखेंगे इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुका है, इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है 1000। अब हमें एक ऐसी रेट निकालनी है जहाँ पे ये जितने भी आउटफ्लो है इनका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो जाए 1000 के। अब ऐसी रेट हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसी रेट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, वो हमारे एक मेथड है, वो है IRR मेथड। नाउ IRR मेथड से हमें ये पूरा जो अमाउंट है वो निकालना है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, अब आप कौन सी दो रेट कंप्यूट करते हैं, ठीक है। IRR में हमने स्टेप क्या देखे थे, हमें दो रेट एज्यूम करनी है और दोनों से NPV निकालनी है। एक रेट हायर होगी, एक रेट लोअर होगी, और फिर हमें एक फॉर्मूला देखा था और वो था लोअर प्लस NPV एट लोअर डिवाइड बाई NPV एट लोअर माइनस NPV एट हायर, और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है H माइनस L, हायर रेट माइनस लोअर रेट से। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब यहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें निकालोगे तो आप ये दो रेट किस तरीके से एज्यूम करोगे, तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 128, तो ये इट इज़ इक्वल टू 628। अब अगर हम 628 को डिवाइड करें 5 से, क्योंकि ये 5 सालों में मिल रहा है, तो ये निकल के आ जाता है अप्रॉक्स 1 और 1 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 126, और 126 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, सॉरी 1000 से, तो ये निकल जाएगा 12.6%। तो हमारा जो रिटर्न है वो अप्रॉक्सीमेटली 12 के करीब आएगा। तो हम यहाँ पे दो रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं, 10% और 15%। अब हमें यहाँ पे इन दोनों रिटर्न से यहाँ पे इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 5 तो हमारे पास 100 की एक एन्युटी है 5 ईयर के लिए, उसका हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और एक इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, सबसे पहले अगर हम 10% पे प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो 100 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट द रेट 10%, ठीक है। उसके बाद में 1128 मल्टीप्लाई बाई प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%। तो इस तरीके से आपको दोनों निकालना है और इन दोनों का टोटल करना है, और यहीं पे आपको 15% का भी निकालना है, और फिर उसके बाद में आपको ये जो वैल्यू निकल के आएगी उसे आपको पुट करना है इस फॉर्मूले के अंदर, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की हमारे पास ये टेबल है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, और ये हमारी टेबल है जहाँ पे आपको निकालना है 10% पे। 10% पे 5 साल के लिए एन्युटी क्या है, तो 3.7908, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आ जाएगा 3790.08, ठीक है। यहाँ इस तरीके से ये आंसर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद आपको 10% का जो है और 15% की एन्युटी भी आप यहाँ से देख सकते हो, तो ये निकल के आ जाएगी 3.3522। तो आप यहाँ, और फिर उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है जो कि 10% का है 5 साल में, तो ये है 0.6209, एंड उसके अलावा आपको 15% का भी जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो वो है 0.4972। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं, ये हमारा नोट्स में गए। एंड अब देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। तो अब तक हमने इंडिविजुअली जितनी भी कैपिटल के सोर्स थे उनका कॉस्ट निकालना सीखा था, ठीक है। हमने देखा कि डेट का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्रेफरेंस का कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और इक्विटी का कॉस्ट किस तरीके से निकाला जाता है। बट हमें इन सब का एक एवरेज कॉस्ट निकालना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी टोटल फंड की कॉस्ट कितनी निकल के आ रही है। अब एवरेज में यहाँ पे दो फॉर्मूले निकलते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज, यानी कि आप सबको टोटल करो और डिवाइड बाय 3 कर दो, और अगर आपके पास 2 सोर्स है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यह होता है सिंपल एवरेज निकालना। बट एक और आता है वेटेड एवरेज, जो कि मोर एक्यूरेट होता है, और वेटेड एवरेज ये बोलता है कि जितना जिसका वेट है और जिसका जितना वेट है उसको उतने ही महत्व दो, ठीक है। ये किस तरीके से वर्क करता है, जैसे अगर आपका इक्विटी 80% ऑफ कैपिटल को जो है फाइनेंस कर रहा है, ठीक है, और जो आपका प्रेफरेंस है वो 15% को कर रहा है, और डेट आपका केवल 5% को कर रहा है, तो अब आपको डेट को कितना दोगे, यानी कि अगर डेट की जो कॉस्ट है अगर वो 10% है तो आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 5% से, जो निकल के आएगा कितना, ये निकल के आएगा 0.5%। और अगर मान लीजिए इसकी 15% है और लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है 20% है, तो ये निकल के आएगा 3%। और मान लीजिए यहाँ पे जो 30% है तो यहाँ पे 27.05, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ओवरऑल वो निकल के आएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 27.05%। तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपने इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली सबसे पहले, जो हमने अब तक सीखा था। उसके बाद आपको
सॉरी इंडिविजुअल कॉस्ट निकाली, उसके बाद आपने वेट दिया है, और वेट देने के बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करके वेट से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो ये जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये कुछ नहीं है, आपको केवल वेट के हिसाब से एवरेज करना है, जो कि काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो आपको जो अब तक जो इसमें मेन टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। केवल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना ही इसके अंदर थोड़ा सा एक ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे अब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की स्टेप्स देख लेते हैं। तो ये स्टेप्स है उनकी, जो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले डेट कैपिटल या फिर प्रेफरेंस कैपिटल और इन सब के टोटल कैपिटल निकालनी है, उसके अलावा इनका प्रोपोर्शन निकालना है, और फिर उस प्रोपोर्शन को मल्टीप्लाई कर देना है इसकी कॉस्ट से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है कॉस्ट से, और उसके बाद इस सबको एग्रीगेट कर लेना है, टोटल कर लेना है, तो आपको पास निकल के आ जाएगी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब हम निकालते हैं तो हमने यहाँ पे देखा था कि हम यहाँ पे कैपिटल लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल का परसेंटेज लिया जा रहा है इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपकी जो बुक के अंदर वैल्यू है वो आप लो, या फिर जो इनकी मार्केट वैल्यू है वो आप लो, ठीक है। तो दो यहाँ पे मेथड्स हो गए, एक है बुक वैल्यू और एक है मार्केट वैल्यू। तो इस तरीके से अगर आप बुक वैल्यू देखिए, एग्जाम में हो सकता है बुक वैल्यू भी दे दी जाए और मार्केट वैल्यू भी दे दी जाए। जैसे मान लीजिए कि बुक वैल्यू इस तरीके से है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स है 10 रुपीज़ के, तो ये हो गए 10 लाख। प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख 1 रुपये के, तो ये हो गया 1 लाख। और डिबेंचर है 10,000 100 रुपये के, तो ये हो गया 10 लाख। इस तरीके से 21 लाख हमारे पास आ गया। वेट कितना आया, तो वेट हम इस यहाँ से प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे, ठीक है, 10 1 10। अब यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शन निकल के आया इक्विटी वगैरह का, तो ये तो आ गया बुक वैल्यू जो हमारी बुक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दी हुई है। लेकिन मान लीजिए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रेट है मार्केट के अंदर वो चल रहा है 12 रुपये, प्रेफरेंस शेयर का जो है वो रेट चल रहा है मान लीजिए कि 0.9 रुपीज़ यानी कि 90 पैसा, और डिबेंचर का जो रेट है वो मान लीजिए चल रहा है 110 रुपये। तो हमारा यहाँ पे वेट निकल के जाएगा 12 लाख 90,000, और यहाँ पे निकल गया 11 लाख। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो वेट भी। तो यहाँ पे ये टोटल हो जाएगा 23 लाख 90,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वेट निकल के आ रहा है यानी कि ये जो प्रोपोर्शन निकल के आ रहा है 12.9 एंड 11, और ये यहाँ पे अलग प्रोपोर्शन निकल के आ रहा है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन में बुक वैल्यू से पूछे, हो सकता है मार्केट वैल्यू से पूछे। मार्केट वैल्यू से पूछेगा तो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे आपको तो जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उस तरीके से आपको निकालना है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। तो पीक्यूआर लिमिटेड एक कंपनी है जिसका फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर दिया गया है 31 अक्टूबर 2020 का, और ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है जिसमें 20 लाख इक्विटी शेयर है, 20 लाख के प्रेफरेंस रिजर्व सरप्लस है, और 12% जो है प्रेफरेंस शेयर है, और उसके अलावा डिबेंचर है 9% के। अब हमें यहाँ पे दिखा हुआ है कि द मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज ₹30। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर ए डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर विच विल ग्रो एट 7% फॉर एवर। एज्यूम 40% इनकम टैक्स रेट। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। तो यहाँ पे इन्होंने साफ बोल दिया कि आपको मार्केट वैल्यू के वेट से निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अब आपको किस तरीके से करना है, मार्केट वैल्यू से निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट वैल्यू से निकालना। तो सबसे पहले हमें जो भी इंडिविजुअल कॉस्ट है वो निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहे मार्केट वैल्यू से निकालें या बुक वैल्यू से, कॉस्ट अलग अलग नहीं आने वाली है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो सेम दोनों में एक ही आने वाली है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लेते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी जो डिविडेंड है उसमें निकाल लेते हैं। इसमें डिविडेंड दिया हुआ है तो डिविडेंड के हिसाब से सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड हमारा दिया हुआ है D1 डिवाइड बाई हमारा आज का प्राइस जो है तो P0 प्लस ग्रोथ, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब D1 क्या है 3, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, ये आज का नहीं दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड है। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता है कि इस साल द कंपनी हैज पेड दिस ईयर ए डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर, तो हमें क्या करना, 3 रुपये को 7% से ग्रो करवाना था। बट यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि ये डिविडेंड जो है वो नेक्स्ट ईयर में पे करेगी। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाई P0 क्या हो गया 30, और प्लस आपको जी करना है जो कि 7% है। तो यहाँ पे यह आ जाएगा 10% प्लस 7%, तो ये निकल के आ जाएगा 17%। उसके बाद आपको निकालना है KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे आपको कोई और फालतू इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो आपको यहाँ पे सीधा जो 12% है वो ही आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद में KD यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेट हम निकाल सकते हैं, वो है हमारा इंटरेस्ट रेट को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस टैक्स रेट से। क्या टैक्स रेट दी हुई है, हाँ टैक्स रेट दी हुई है, तो उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है -1 माइनस करके। तो इंटरेस्ट हमारा क्या है 9%, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 0.40 से, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 0.6 से
54 5.4%। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट वैल्यू वेट से। ठीक है, अगर यहाँ पे ये ना देकर के दिया होता बुक वैल्यू से, ठीक है, तो मैं यहीं पे इनको मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ पे के ई से, यहाँ पे के ई से, यहाँ पे के पी से और यहाँ पे के डी से, और इसको इस वेट से मल्टीप्लाई कर करके मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज निकाल लेता और फिर इसको एग्रीगेट कर लेता और ये आपकी निकल जाती वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट यहाँ पे पूछा गया है मार्केट वैल्यू वेट से आपको निकालनी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो के ई है उसकी की मार्केट वैल्यू दी हुई है, सॉरी जो इक्विटी है उसी की मार्केट वैल्यू दी हुई है और वो है 30 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई हमारे पास थे 1 लाख, तो ये हो जाएगा 30 लैक्स। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है, तो इनकी हमें बुक वैल्यू ही एज्यूम करनी है कि ये ही मार्केट वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 10 लैक्स प्लस 30 लैक्स। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो 10 लाख और 30 लाख, तो ये आएगा 70 लाख। और अब आपको इस प्रोपोर्शन में यानी 30, 10 एंड 30 के प्रोपोर्शन के अंदर आपको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल देनी है। एक मिनट, यहाँ पे ओ सॉरी 2 लाख शेयर है, तो यहाँ पे आपको 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 30 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख और ये आएगा 60 लैक्स। ठीक है, तो ये आपको निकालना है 100 लैक्स। तो ठीक है, तो ये आपका प्रोपोर्शन आएगा 60, 10 एंड 3, तो 613। ये प्रोपोर्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है किसको, 17% को, ये निकल के आया था, ये 12% और ये 5.4%। तो ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा निकल के आएगा ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। यहाँ पे 5.4 है। ठीक है, 5.4 को हम यहाँ पे 0.3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो निकल के आ जाएगा 1.2। ओके, और ये है 17 मल्टीप्लाई बाई 0.6 विच इक्वल टू 10.2 और यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा 5.4 मल्टीप्लाई बाई 0.3 तो 1.62। तो ये इसका टोटल कर लेंगे, ये टोटल निकल के आ जाएगा हमारे पास 13.02%। तो हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो निकल के आ गई 13.02। अब आपको सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था किस तरीके से आप जो बुक वैल्यू से है उससे भी आप निकाल सकते हो। तो आपको बुक वैल्यू से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का लेक्चर यहीं पे हम ओवर करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो आज का ये चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये भी खत्म हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।